वेलकम टू दिस सीरीज़ ऑफ फाइनल टर्म प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 520 के लेक्चर नंबर 23 से लेकर 30 तक के मेन पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इसमें सबसे पहले है द फैक्टर प्रोपोर्शंस थ्योरी। सो हेक्सर ओहलिन थ्योरी जो है एंडाउमेंट फंड की। अब ये थ्योरी जो है वो पॉजिट करती है कि कंट्रीज़ को जो है एक्सपोर्ट करना चाहिए प्रोडक्ट्स और यूटिलाइज़ करना चाहिए उनके जो अबंडेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कि ऐसे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो ज़्यादा हैं उनको ज़ाहिर बात है यूटिलाइज़ करते हुए ही कंट्रीज़ को प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना चाहिए। जैसे कि एक लेबर अबंडेंट जो कंट्री होगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा लेबर्स अवेलेबल होंगे, तो ऐसे कंट्री को ऐसी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहिए जो लेबर इंटेंसिव हो। लेबर इंटेंसिव से मुराद यानी कि उनमें लेबर्स का इस्तेमाल ज़्यादा हो। और ये थ्योरी एक्सटेंड करती है कॉन्सेप्ट जो है वो कंपैरेटिव एडवांटेज का। और लैंड लेबर रिलेशन की अगर हम बात करते हैं, सो ऐसे कंट्रीज़ जो कि ज़ाहिर बात है जहाँ पर लेबर जो है वो ज़्यादा अवेलेबल है लैंड के मुकाबले में, सो वहाँ पर लेबर की जो कॉस्ट है वो ज़ाहिर बात है वो भी कम होगी। इसी वजह से ऐसे कंट्रीज़ को फोकस करना चाहिए प्रोड्यूस करने के ऊपर और एक्सपोर्ट करने के ऊपर जो लेबर इंटेंसिव गुड्स हैं जिनमें लेबर का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। और उसके बाद फिर लेबर कैपिटल रिलेशनशिप भी है। सो एक और एग्जांपल है यहाँ पर फैक्टर प्रोपोर्शंस के हिसाब से। सो कंट्रीज़ जो कि लिमिटेड कैपिटल के साथ हैं और लो इन्वेस्टमेंट पर वर्कर है, वहाँ पर भी क्या होगा कि लो लेबर रेट है और इनको जो है वो कंसंट्रेट करना चाहिए प्रोड्यूस और एक्सपोर्ट करने के ऊपर जो लेबर इंटेंसिव जो गुड्स हैं उनके ऊपर। टेक्नोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटीज़ की अगर हम बात करें, सो प्रोडक्शन मेथड जो है वो वेरी कर सकते हैं इवन के सेम प्रोडक्ट के लिए, और मैनेजर्स को ज़रूरी होता है कि कंसीडर करें डिफरेंट मिक्स जो है लेबर का और कैपिटल का, ताकि मिनिमाइज़ कर सके प्रोडक्शन कॉस्ट जो है डिफरेंट लोकेशंस के अंदर, यानी कहीं पर लेबर ज़्यादा कहीं पे कैपिटल ज़्यादा, इस तरह से डिफरेंट मिक्स को जो है वो कंसिडर करें, देखें, ट्राई करें कि कहाँ कौन सा मिक्स ज़्यादा एफिशिएंट है और कम कॉस्ट आ रही है। उसके बाद ये कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी ऑफ ट्रेड। प्रोडक्ट की ज़ाहिर बात है लाइफ साइकिल है। सबसे पहले प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, इंट्रोडक्शन होता है, फिर प्रोडक्ट जब इंट्रोड्यूस होती है वो ग्रो करती है मार्केट के अंदर, मेच्योरिटी आती है, एक पीक पर पहुंच जाती है और फिर उसके बाद डिक्लाइन आ जाता है, नीचे गिर जाती है प्रोडक्ट। अब ये कि जो एक्सेप्शन है ज़ाहिर बात है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंदर, सो प्रोडक्ट जो लाइफ शॉर्ट लाइफ साइकिल्स के साथ होती है। इसके अलावा जो है ज़ाहिर बात है लग्जरी गुड्स हैं, प्रोडक्ट्स जो है ज़रूरी है उनको स्पेशलाइज्ड लेबर की डिफरेंशिएबल प्रोडक्ट्स हैं, और प्रोडक्ट्स जो कि हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के साथ होती है, वो हो सकता है फॉलो ना करें जो स्टैंडर्ड लाइफ साइकिल की ट्रेजेक्ट्री है उसको। अब है कि कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी भी है। अब ये कॉन्ट्रास्ट करती है जो प्रीवियस थ्योरीज़ हैं, और ये है कि ट्रेड जो है वो ज़्यादा मुमकिन तौर पे होती है कंट्रीज़ के दरमियान जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के होते हैं इसके मुकाबले में जिनकी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती। उसके बाद ये द इकोनॉमिक सिमिलैरिटी ऑफ इंडस्ट्रियल कंट्रीज़। अब ये जो है इस थ्योरी के मुताबिक ये है कि इम्पोर्टेंस जो है वो एक्वायर्ड एडवांटेज की। सो होता क्या है कि ट्रेड जो होती है इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ के दरमियान, क्योंकि जो ग्रोइंग इंपॉर्टेंस है एक्वायर्ड स्किल्स की, एक्वायर्ड एडवांटेज की, स्किल्स और टेक्नोलॉजी की, और लार्ज मार्केट साइज जो इन कंट्रीज़ के अंदर सपोर्ट करते हुए जो प्रोडक्ट की इंट्रोडक्शन है और जो वेरिएशन है जो कि होती है लाइफ साइकिल के ज़रिए। अब है सिमिलैरिटी ऑफ लोकेशन। कंट्रीज़ जो ज़ाहिर बात है एक दूसरे से करीब है, बेनिफिट उनको मिलता है ज़ाहिर बात है लोअर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का। थोक है टेक्नोलॉजिकल और मार्केटिंग एडवांटेज ने इस चीज़ को ज़ाहिर बात है मिटिगेट भी किया है आज के दौर में अगर हम देखें। लेकिन तब भी इसके बावजूद भी जो एक दूसरे से करीब हैं वहाँ ज़ाहिर बात है एडवांटेज होता है, क्योंकि कॉस्ट में कमी आती है। नेबर कंट्रीज़ है या फिर अगर नेबर नहीं भी है तो डिस्टेंस जो है अगर कम है तो। कल्चर सिमिलैरिटी भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, देखने में आती है। जो इम्पोर्टेंस है ज़ाहिर बात है कल्चरल फैक्टर की इंटरनेशनल ट्रेड में, शेयर्ड लैंग्वेज होना, एक जैसी ज़बानें होना दो कंट्रीज़ के दरमियान। इसके अलावा रिलीजन का सेम होना, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये फैसिलिटेट करता है ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को भी। इसके अलावा जो पॉलिटिकल एग्रीमेंट और इकोनॉमिक सिमिलैरिटी ये भी इनकरेज करता है ट्रेड को, जबकि डिसएग्रीमेंट जो है ज़ाहिर बात है डिस्करेज करते हैं। सो थ्योरीज ऑफ इंडिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंस और डिपेंडेंस। एक स्पेक्ट्रम एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस के दरमियान, साथ में इंटरडिपेंडेंस जो कि फॉल होता है इन दोनों के दरमियान। कंट्रीज़ का जो पोजीशन होता है
इस स्पेक्ट्रम के ऊपर इन्फ्लुएंस कर सकता है उनके जो ट्रेड्स अप्रोच है। अब है गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जो है ट्रेड के अंदर, रोल है गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस करने में ट्रेडिंग और अक्वायर करना प्रोडक्शन एडवांटेजेस। और दो बेसिक अप्रोच है स्ट्रेटेजिक ट्रेड पॉलिसी के लिए, अल्टरिंग कंडीशन फॉर इंडस्ट्री इन जनरल या फिर टारगेटिंग स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज, टारगेट करना खास इंडस्ट्रीज को। उसके बाद ये द केस फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट इंटरवेंशन का जो केस है वो, सो मोस्ट कॉमन पॉलिटिकल रीज़न जो है ट्रेड रिस्ट्रिक्शन का वो है प्रोटेक्ट करना जॉब्स और जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं। ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट इंटरवेंशन जो है ट्रेड के अंदर उसको यूज़ किया जा सकता है एज अ पार्ट के तौर पे ऑफ अ गेट टफ पॉलिसी, ताकि ओपन किया जाए फॉरेन मार्केट्स को। और स्ट्रेटेजिक ट्रेड पॉलिसी बताती है कि केसेस, ऐसे केसेस जहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो फर्स्ट मूवर एडवांटेज, गवर्नमेंट जो है वो हेल्प कर सकती है फर्म्स को उनकी कंट्रीज से कि वो हासिल करें एडवांटेजेस। सो स्ट्रेटेजिक ट्रेड पॉलिसी जो है वो बताती है कि गवर्नमेंट हेल्प कर सकती है फर्म्स को मुकाबला करने में जो बैरियर्स होते हैं एंट्री के इंडस्ट्रीज़ के अंदर, जहाँ पे फर्म्स के पास, फॉरेन फर्म्स के पास एक इनिशियल एडवांटेज है। पॉलिटिकल रिस्क भी ज़ाहिर बात है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का ड्रामेटिक इम्पैक्ट होता है ऑपरेशंस के ऊपर फर्म की। यूएस मैनेजर जो है वो कस्टम हो सकते हैं एक स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम के लिए और रिलेटिवली होमोजीनियस जो पॉपुलेशन है, और ये जो अक्सर सही ट्रू भी नहीं होता दूसरे कंट्रीज़ में। और पॉलिटिकल रिस्क होते हैं जब एक पॉसिबिलिटी होती है कि पॉलिटिकल क्लाइमेट जो फॉरेन कंट्री में चेंज होने वाला है, गवर्नमेंट वगैरह चेंज होने वाली है ऐसे सिचुएशन के अंदर। और पॉलिटिकल रिस्क की भी ज़ाहिर बात है टाइप्स हैं, सो कई सारे पॉलिटिकल रिस्क को यहाँ पर बताया जा रहा है, जिसमें ये कि गवर्नमेंट जो है वो टेक ओवर कर लेती है प्रॉपर्टी का, ऑपरेटिंग रिस्ट्रिक्शंस होती है और एगिटेशन होती है, जो कि जिसकी वजह से कंपनी की परफॉर्मेंस जो है वो ख़राब हो जाती है। और अगर पॉलिटिकल एक्शन जो है वो उनका एम सिर्फ स्पेसिफिक कुछ ख़ास फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर है, जैसे कि सिंगल फॉरेन कंपनी में इनको कंसिडर किया जाता है माइक्रो पॉलिटिकल रिस्क के तौर पे। और अगर उनका एम है ब्रॉड स्पेक्ट्रम के ऊपर फॉरेन इन्वेस्टमेंट के, इनके जो तमाम फॉरेन ऑन प्राइवेट प्रॉपर्टी है, सो इनको कंसिडर किया जाता है मैक्रो पॉलिटिकल रिस्क के तौर पर भी। अब है कि गवर्नमेंट का जो पैराडाइम है उसके बारे में, कि कुछ गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है इंडिविजुअलिस्टिक पैराडाइम जो है इस तरीके का, और रखती है इंटरवेंशन जो है इकोनॉमी के अंदर मिनिमम लेवल के ऊपर। और दूसरी अडॉप्ट करती है कम्युनिटेरियन पैराडाइम, जहाँ पर गवर्नमेंट लार्जर रोल भी प्ले करती है इकोनॉमी के अंदर। सो अब जो है वो टैरिफ के बारे में जो है वो बात की जा रही है, सॉरी टैरिफ नहीं, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि सर्टेन इंडस्ट्रीज़ जो है वो एसेंशियल होती हैं जो फंक्शनिंग है कंट्री की उसके लिए। अब जैसे डिफेंस इंडस्ट्री है, ज़ाहिर बात है वो लाजमी ज़रूरी होती है, और गवर्नमेंट जो है वो अक्सर सब्सिडाइज भी करती है, प्रोटेक्ट करती है डिफेंस जो मैन्युफैक्चर होते हैं इन इंडस्ट्री के अंदर। और गवर्नमेंट हेजिटेंट भी होती है कि वो डिपेंड करे फॉरेन फर्म्स के ऊपर ऐसी प्रोडक्ट्स के लिए। ज़ाहिर बात है ऐसी जो डिफेंस वाली प्रोडक्ट हैं उनके लिए डिपेंडेंसी होना फॉरेन फर्म पे इससे ज़ाहिर बात है हेजिटेंट करती है, क्योंकि ये मुल्क की डिफेंस का मामला होता है। सिवाय ये कि कुछ ज़ाहिर बात है वॉर वगैरह का सिलसिला या पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट्स वगैरह अगर हों, कोई ऐसी बात हो। अब टैरिफ है, टैरिफ जो है ज़ाहिर बात है टैक्स लगाए जाते हैं इंटरनेशनली शिप्ड गुड्स के ऊपर, और ये करता है डिफ्रेंशिएट हो करता है एक्सपोर्ट के दरमियान, एक्सपोर्ट टैरिफ्स के दरमियान ट्रांजिट टैरिफ्स, और मतलब यानी कि मुख्तलिफ हैं, टैरिफ्स भी मुख्तलिफ हैं। ज़ाहिर बात है एक्सपोर्ट टैरिफ्स हैं, ट्रांजिट टैरिफ्स हैं और इम्पोर्ट टैरिफ्स हैं, जो कि बेस करता है कि कहाँ पे इनको कलेक्ट किया जाता है। सब्सिडीज़ देती है गवर्नमेंट, एक तरह से सपोर्ट हम कह सकते हैं करती है। इकोनॉमिक बेनिफिट्स होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, एक्सपोर्टर्स को दिए जाते हैं। ज़ाहिर बात है कोई भी गवर्नमेंट, और ख़ासतौर पे जो भी गवर्नमेंट ऐसी जो कि अपने मुल्क का फ़ायदा चाहती है, तो वो लाजमी तौर पे एक्सपोर्टर को ज़ाहिर बात है सपोर्ट करेगी, उनको बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगी। लेकिन ऐसा भी होता है कि फॉरेन मार्केट में फिर उनको अनफेयर एडवांटेज भी मिल जाता है, क्योंकि अपने मुल्क की उनकी गवर्नमेंट तो सपोर्ट कर रही है, लेकिन जिस जिस मुल्क में वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ उनको अनफेयर एडवांटेज भी मिल जाता है। सो एक लिटिल एग्रीमेंट भी होता है।
इसके अलावा एड्स एंड लॉन्स भी देती है, ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट एड्स और लोन भी देती है दूसरे कंट्रीज़ को, और रिक्वायर करती है कि फ़ंड जो है वो स्पेंड किया जाए डोनर कंट्री के अंदर। उसके बाद आता है फिर कस्टम वैल्यूएशन। कभी कभी जो है वो डिफ़िकल्ट होता है कि डिटरमाइन किया जाए ट्रू वैल्यू जो होती है कि इम्पोर्ट की डिटरमाइन करने के लिए एक एड वैलोरम टैरिफ जो है, ऐसे इंस्टेंसेस के अंदर कस्टम ऑफिसर असेस करते हैं जो वैल्यू होती है इम्पोर्टेड गुड्स की, अफेक्ट करते हुए जो उनका प्राइस है। और जो दूसरे डायरेक्ट प्राइस इन्फ्लुएंसेस है, कंट्रीज़ जो फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं दूसरे जो मीन्स अफेक्ट करने के लिए प्राइसेस, जिसमें शामिल स्पेशल फ़ीस है, कस्टम डिपॉजिट और मिनिमम जो प्राइस लेवल होते हैं। अब जो है वो कोटाज़ हैं। कोटा क्या होता है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है जो क्वांटिटी होती है इंपॉर्टेड गुड्स की, और एम्बार्गो भी लगाया जाता है। कोटा में तो एक रिस्ट्रिक्शन है, जबकि एम्बार्गो जो है वो क्या है, एक स्पेसिफिक टाइप का कोटा होता है जो कि प्रोहिबिट कर देता है, बैन भी कर सकता है ये किसी भी तरह की ट्रेड को। और उसके अलावा फिर बाय लोकल लेजिस्लेशन भी होती है, अक्सर इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है लोकल कंटेंट के ज़रिए, और ये लॉ मेंटेट कर देते हैं कि मिनिमम परसेंटेज जो डोमेस्टिक वैल्यू की जो प्रोडक्ट्स सोल्ड होती हैं विद इन द कंट्री। स्टैंडर्ड्स की हम बात करें तो यूज़ जो है स्टैंडर्ड का, क्लासिफिकेशन, लेबलिंग, टेस्टिंग एज अ ट्रेड बैरियर, ये भी ट्रेड बैरियर बन सकता है। और ये स्टैंडर्ड्स फेवर करते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को फॉरेन के ऊपर, फॉरेन जो प्रोडक्ट्स है इवन के बगैर किसी साइंटिफिक जस्टिफिकेशन के भी। और अब जो है स्पेसिफिक परमिशन रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ कंट्रीज़ जो है वो रिक्वायर करते हैं स्पेसिफिक परमिशन जो है वो ट्रेड के लिए क्रिएट करते हैं ऑब्स्टेकल जो है इंपोर्ट लाइसेंस के थ्रू, और जो फॉरेन एक्सचेंज रिक्वायरमेंट्स हैं। और उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव डिले की अगर हम बात करें, एडमिनिस्ट्रेटिव डिले जैसे कि लेंथी कस्टम प्रोसीजर्स का होना, ये भी ज़ाहिर बात है ट्रेड को जो है वो रोकता है। उसके बाद फिर रेसिप्रोकल रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं। रेसिप्रोकल रिक्वायरमेंट या फिर काउंटर ट्रेड जो है, जहाँ पर गवर्नमेंट रिक्वायर करती है एक्सपोर्टर्स को कि वो एक्सेप्ट करें मर्चेंडाइज, ना कि जो है वो मनी जो है उनके एक्सपोर्ट के लिए, और ये जो है कॉम्प्लिकेट कर सकता है ट्रेड डील्स को। उसके बाद आता है फिर ये कि वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट्स। वॉलंटरी एग्रीमेंट जो होते हैं एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ की तरफ से, ताकि लिमिट किया जाए एक्सपोर्ट एक स्पेसिफिक कंट्री तक, और इनका जो एक सिमिलर इफ़ेक्ट होता है कोटास के ऊपर। उसके बाद आता है फिर लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट्स। लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट्स जो है वो मैंडेट करता है एक सर्टेन पोर्शन जो है गुड्स का कि वो प्रोड्यूस होगा डोमेस्टिकली, और ये रिक्वायरमेंट जो होती है इनका एम होता है कि सपोर्ट करें डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़, डिस्करेज करता है रिलायंस जो है वो फॉरेन सप्लायर के ऊपर, और रोकता है स्क्रू ड्राइवर प्लांट्स। उसके बाद फिर डंपिंग आती है। डंपिंग क्या होता है कि सेल किया जाता है गुड्स को कॉस्ट से भी कम में, या फिर जो फेयर मार्केट वैल्यू है उससे भी कम में एक फ़ॉरेन कंट्री में, यानी कि फ़ॉरेन कंट्री में बहुत सस्ती कीमत में, कम कीमत में जो है वो बेचा जा रहा है किसी चीज़ को। चाइना अक्सर ऐसा करता है, चाइना की जो फर्म्स हैं। सो फर्म जो है वो डंप कर सकती हैं एक्सेस प्रोडक्शन, या फिर मेंटेन करें प्रोडक्शन लेवल डिस्पाइट के जो लो डोमेस्टिक डिमांड है। और उसके बाद फिर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव बैरियर्स की हम बात करें तो बहुत से एडमिनिस्ट्रेटिव बैरियर्स होते हैं ट्रेड में, जिसमें टाइम कंज्यूमिंग इंस्पेक्शन आ जाता है, स्टिंगेंट प्रोडक्ट स्टैंडर्ड आ जाता है, और कॉस्टली रेगुलेशंस भी आ जाती हैं। और इसके अलावा पॉलिटिकल रीजंस भी होते हैं ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस के लिए। पॉलिटिकल मोटिवेशंस होती हैं ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस के पीछे, और ये अक्सर जो है ये यहाँ से आती है कि ज़रूरत ये होती है कि प्रोटेक्ट किया जाए जॉब्स को, इंडस्ट्रीज़ को। और अक्सर जो है वो नतीजा जो है वो आता है कि प्रेशर होता है यूनियंस की तरफ से, और थ्रेटन किया जाता है इंडस्ट्रीज़ को जिनके पास ज़्यादा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है कंज्यूमर्स के मुकाबले में। उसके बाद ये कि गवर्नमेंट इकोनॉमिक रैशनल्स फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन। उसमें अनएम्प्लॉयमेंट है। प्रोबेबली तौर पर कोई भी ज़्यादा इफेक्टिव प्रेशर ग्रुप नहीं है अनएम्प्लॉयड के मुकाबले में, क्योंकि कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं होता, ज़ाहिर बात है, जिसके पास टाइम भी है और इंसेंटिव है कि वो ये सब कर सके। ज़ाहिर बात है जो अनएम्प्लॉयड है उनके पास ज़ाहिर बात है टाइम वगैरह भी होता है। इसके अलावा इन्फेंट इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट है। अब ये जो है रखते हैं, होल्ड रखते हैं कि एक गवर्नमेंट को गारंटी देना चाहिए इमर्जिंग इंडस्ट्री को एक लार्ज शेयर जो डोमेस्टिक मार्केट का, अनटिल के ये एफिशिएंट एनफ हो
कम्पीट कर सके इम्पोर्ट्स के अगेंस्ट। इंडस्ट्रियलाइजेशन आर्ग्यूमेंट को अगर हम देखें तो बहुत से डेवलपिंग कंट्रीज़ क्या कर रहे हैं, लिमिट कर रहे हैं इम्पोर्ट्स को, ताकि वो स्टिमुलेट करें इनवर्ड एफडीआई को। और उसके अलावा यूज़ किया जाता है सरप्लस वर्कर्स जो एक्स्ट्रा हैं, शिफ्ट किया जाता है वर्कर्स जो है एग्रीकल्चर जॉब्स से इंडस्ट्रियल जॉब्स की तरफ, ताकि प्रमोट किया जाए इकोनॉमिक ग्रोथ। क्योंकि इंडिविजुअल एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है वो लेस होती है लेस डेवलप कंट्रीज़ के अंदर। और उसके बाद फिर जो है ये कि प्रमोट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो। सो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो एक्सेलरेट करती है, जो मूव होता है एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री तक, क्रिएट करते हुए न्यू मैन्युफैक्चरिंग जॉब। और डाइवर्सिफिकेशन की बात करें, इकोनॉमीज़ जो है वो बेस करती है लार्जली जो है वो एक्सपोर्ट के ऊपर, एक सिंगल प्रोडक्ट की, जो कि बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होती है प्राइस चेंज के लिए ग्लोबल मार्केट में, उस प्रोडक्ट या क्रॉप के लिए। और उसके अलावा एक ग्रेटर ग्रोथ फॉर मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। सो जो प्राइस है रॉ मटेरियल और एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ के, वो बढ़ते नहीं हैं एज फास्ट के जैसे कि प्राइस जो है फिनिश गुड्स के। और इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन वर्सेस एक्सपोर्ट प्रमोशन की हम बात करें, अब ये डिस्कस किया जा चुका है आपके इस कोर्स के अंदर कि क्यों एमर्जिंग इकोनॉमीज़ जो है वो प्रमोट कर रही है इंडस्ट्रियलाइजेशन। और ये इस तरह भी कर सकते हैं कि रिस्ट्रिक्ट करते हुए इंपोर्ट्स को, ताकि प्रोड्यूस करें लोकली, और या फिर जो लोकली करें ताकि लोकल कंजम्पशन के लिए, इनके इम्पोर्ट के बजाय खुद ही मैन्युफैक्चर कर लिया जाए उसको। सो इकोनॉमिक रिलेशंस विद अदर कंट्रीज़। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्टमेंट इसमें आ जाती है। ज़्यादातर कंट्री जो वो प्रेफर करेंगे हैं, उनका जो है वो बैलेंस जो है वो ट्रेडिंग पोजीशन जो है दूसरे कंट्रीज़ के साथ, और कंपेरेबल एक्सेस ऑफ या फिर फेयरनेस देखें हम तो बहुत से कंट्रीज़ जो डिमांड करते हैं कंपेरेबल एक्सेस जो इनके गुड्स के लिए। उसके बाद आया था प्राइस कंट्रोल ऑब्जेक्टिव। कंट्रीज़ जो कभी कभी विद होल्ड करते हैं सप्लाईज जो इंटरनेशनल ट्रेड से, ताकि रेस कर सके प्राइजेस को अब्रॉड। और अब है प्रॉब्लम्स जो कि स्ट्रेटजिक ट्रेड पॉलिसी के साथ हैं। सो स्ट्रेटजिक ट्रेड पॉलिसी जो है वो ऑफ़र कर सकती है इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो है, और जो रिटेलिएशन है दूसरे कंट्रीज से और पॉलिटिकल कंसिडरेशन जो है वो बना सकती है इन रिस्ट्रिक्शंस को प्रॉब्लमेटिक। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है प्रोटेक्शनिज्म का। ज़्यादातर कंट्रीज़ जो है वो प्रोटेक्शनिस्ट थे ग्रेट डिप्रेशन से पहले। ग्रेट ब्रिटेन जो है वो एक नोटेबल एक्सेप्शन था, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एडवोकेट था फ्री ट्रेड का। और अब आ जाता है फिर गेट, जो कि है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ये एक कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, बल्कि एक मल्टीलेटरल ट्रीटी था जिसको इस्टेब्लिश किया गया 1948 के अंदर, ताकि रिड्यूस किया जाए ट्रेड बैरियर्स। और इसने प्रोवाइड किया एक प्लेटफॉर्म जो है ट्रेड मिनिस्टर्स को कि डिस्कस करें पॉलिसीज और प्रॉब्लम। और एम ये था कि क्रिएट किया जाए फ्री और कॉम्पिटिटिव ट्रेडिंग इन्वायरमेंट। और इसने स्पॉन्सर किया राउंड्स ऑफ नेगोशिएशन, ताकि रिड्यूस करे ट्रेड बैरियर्स को। गोल जो है इसका क्या था, प्रमोट करना फ्री और कॉम्पिटिटिव ट्रेडिंग इन्वायरमेंट, जो कि बेनिफिट फ़ायदेमंद है एफिशिएंट प्रोड्यूसर्स के लिए। अब ये कि जो मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल है MFN का, इंश्योर करने के लिए इंटरनेशनल ट्रेड जो है कि वो हो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बेसिस के ऊपर, गैट फॉलो करता है नन मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल, जो कि रिक्वायर करता है एक नेशन को कि ट्रीट करे सेकंड नेशन को नो वर्स देन इट ट्रीट्स एनी थर्ड नेशन। यानी ये कि जो एक कॉर्नर स्टोन है गैट का, ये नन फेवर्ड मोस्ट फेवर्ड नेशन का, ये इंश्योर करता है नन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड, एक ऐसी ट्रेड जिसमें नन डिस्क्रिमिनेशन हो, यानी कि फ़र्क ना किया जाए। और फिर उसमें जाहिर बात है ये रिक्वायर होता है कि इक्वल ट्रीटमेंट होगा तमाम नेशन मेंबर्स के लिए, जबकि मैंडेटरी तो नहीं है नन मेंबर्स के लिए। जो MFM का स्टैंडर्ड है, ये स्टेटस है सॉरी, ये अक्सर जो है वो ग्रांटेड किया जाता है कुछ एक्सेप्शंस के साथ। और फिर जो है जाहिर बात है WTO को बनाया गया गैट के बाद, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन थी 1995 के अंदर, जिसके अंदर 146 मेंबर कंट्रीज़ और 30 जो है वो ऑब्जर्वर कंट्रीज़ थे। और एक चैलेंज जो कि
फेस किए किया डब्ल्यूटीओ ने, वो डील करना था सेक्टर्स जो इकोनॉमी के, जैसे कि एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल वगैरह, जो कि नेशन ज़्यादा प्रोटेक्ट करती है। और ग्रुप्स जिसमें शामिल थे कैर्न्स कैर्न्स ग्रुप, जिन्होंने प्रेशराइज किया डब्ल्यूटीओ को इंश्योर करने के लिए यूरोगाई राउंड पॉलिसीज़ जो कि डील कर रही है एग्रीकल्चर ट्रेड के साथ, और उनको इम्प्लीमेंट किया गया स्केड्यूल के मुताबिक। और जो थर्ड चैलेंज था वो था डब्ल्यूटीओ के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का, पेटेंट्स का, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स और ब्रांड नेम्स वगैरह का एफर्ट्स की गई इंप्रूव करने के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट प्रोटेक्शन। और एग्री किया गया रियोरोगाई राउंड के ऊपर कि उसको किया जाएगा फेस के अंदर तकरीबन, और जो डिकेड का वो है ड्यूरेशन उसमें, यानी कि ये कि यूरुगाई राउंड को जो है वो एक डेकेड जो कि 10 साल की होती है उसके अरसे में जो है वो किया जाएगा। सो ट्रिम एग्रीमेंट जो है वो एक स्टार्ट था एलिमिनेशन की तरफ नेशनल रेगुलेशंस की एफडीआई के ऊपर, जो कि डिस्टॉर्ट कर सकता था या रिस्ट्रिक्ट कर सकता था ट्रेड, और इसने जो अफेक्ट किया ट्रेड बैलेंसिंग रूल्स को। इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज एक्सेस और डोमेस्टिक सेल्स रिक्वायरमेंट भी। और डब्ल्यूटीओ जो है इसके प्रीसीडर गेट के मुकाबले में ज़्यादा पावर थी कि वो पनिश करे वायलेटर्स को, डब्ल्यूटीओ के रूल्स की भी ज़ाहिर बात है। और ज़्यादा एक्सपर्ट ने फील किया कि डब्ल्यूटीओ जो है वो सक्सेसफुल रहा, ये ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल रही इम्प्लीमेंट करने में पॉलिसीज़। उसके जो फर्स्ट ईयर्स हम देखते हैं एग्जिस्टेंस के। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पे इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।